आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? खेती। हम सबको पता है कि एग्रीकल्चर की वजह से ही हम लोगों को फूड मिलता है और एग्रीकल्चर बहुत सारी और इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का भी अरेंजमेंट करता है, जिसकी वजह से हम बाकी और चीज़ें जो कि इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं उनको यूज़ कर पाते हैं और अपनी डेली नीड्स को पूरा कर पाते हैं। तो ठीक है, एग्रीकल्चर के कई पार्ट्स होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में जानेंगे। क्या होते हैं एग्रीकल्चर में, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और इस चैप्टर के हम एक भी ऐसा नहीं है कि हम ये जो लाइन में एग्जाम्पल्स हैं इनको भी देखेंगे कि इसमें क्या समझाया गया है, क्योंकि आपकी बुक का पार्ट है तो आपको एक एक चीज़ समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम कुछ पार्ट छोड़ देंगे तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन रह जाए। जब स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो आपको जो चीज़ वहाँ पढ़ाई जा रही है वो चीज़ यहाँ पर भी पढ़नी ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ गुरप्रीत, माधो एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू अ विलेज वेयर दे सॉ ए फार्मर टिलिंग लैंड। ठीक है, ये तीनों क्या थे? गुरप्रीत, माधो और टीना जा रहे थे एक जगह से। उन्होंने देखा गाँव में कि फार्मर क्या करता है, लैंड को टिलिंग कर रहा है। टिलिंग मतलब जैसे कि मिट्टी को खोदते हैं, ठीक है, उसको कर रहा था। द फार्मर टोल्ड देम, फार्मर ने उनको क्या बताया कि दैट ही वॉज ग्रोइंग व्हीट, कि वो गेहूँ उगा रहा है और उसके लिए उसके अंदर खाद, मैन्योर मतलब खाद सॉइल के अंदर ऐड कर रहा है, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो और फर्टाइल हो जाए, यानी कि उसके अंदर और न्यूट्रिशंस ऐड हो जाएं जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो। उसने बच्चों को ये भी बताया कि वीट जो है वो एक जब बन जाएगा, जब पक जाएगा तो मंडी में अच्छे प्राइस उसके मिलेंगे, और जहाँ की और फिर वहाँ से वो फैक्ट्रीज़ में ले जाया जाएगा। और फिर आपको पता है वीट से क्या बनती है? ब्रेड बनती है और बिस्किट्स बनते हैं उसके आटे से। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्लांट से आप फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बना लेते हैं, ठीक है, वो उसमें 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि ये डिफरेंस क्या होता है, इन तीनों टाइप की एक्टिविटीज़ में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करते हैं या उनको पहले से जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उनको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे जो ज़मीन के नीचे दबी हुई है उनको निकालने का काम भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में ही आता है। एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें हम प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें हम उन्हीं, जैसे कि फैक्ट्री में गया था वीट, ठीक है, वहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग हुई, वहाँ पर उसके आटे को यूज़ करके ब्रेड और बिस्किट्स बनाए गए, तो कुछ प्रोसेसिंग हुई। इस प्रोसेसिंग में क्या हुआ, इसको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इन रिसोर्स, क्योंकि उसने प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जो रिसोर्सेज बने थे उनको यूज़ करके कुछ नई चीज़ बना दी। ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ, ये एग्जाम्पल्स हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। अब टर्शरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि वो प्राइमरी यानी कि कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है, ठीक है, प्रोड्यूस ना ही कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन इन दोनों ही एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, तो जो हेल्प करने का काम करती हैं वो होती है टर्शरी एक्टिविटीज़। वो सपोर्ट करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को अपनी सर्विसेज के थ्रू। जैसे कि अगर जब गेहूँ खेत में उगेगा तो उसको फैक्ट्री तक ले जाने के लिए हमें कुछ ट्रक्स की ज़रूरत पड़ेगी ना, सामान को ले जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रेड का मतलब उसको बेचने के लिए किसी ट्रेडर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मीडिएटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, कोई दुकान की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो ट्रेडिंग का काम है सारा, ये बैंकिंग, यानी बैंक से हो सकता है हम लोन लेके कुछ बीज डालें, कुछ मेन्योर्स डालें, या कुछ अपना खेती का जो रेंट है वो चुकाएं। तो ये इंश्योरेंस, जब आपकी फसल का इंश्योरेंस भी करवाओगे आप, ठीक है, ये सब जो और एडवर्टाइजिंग भी करेंगे, जैसे कि जो जब फैक्ट्रीज़ में बिस्किट बन जाएंगे तो उसका क्या होगा, एडवर्टीजमेंट देंगे वो, जिससे कि कंज्यूमर्स को पता लगे कि हाँ इस कंपनी का बिस्किट ऐसा है और उसको हम खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, इन सब चीज़ों में हेल्प करी किसने? प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हेल्प की टर्शरी एक्टिविटीज़ ने। तो ये टर्शरी एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। ये जो एग्रीकल्चर वर्ड है ये लैटिन वर्ड एगर या एग्री, यानी कि इसका मतलब होता है सॉइल या कल्चर। ठीक है, मीनिंग मतलब कल्चर, जैसे एग्री मतलब सॉइल और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, यानी सॉइल में कुछ कल्टीवेशन करना, यानी सॉइल में कुछ खेती करना इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी, आपको पता है कि इसमें हम कुछ या तो उगाते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम कुछ उगाते हैं या पहले से एग्जिस्ट चीज़ों को बाहर निकालते हैं ज़मीन के नीचे से। तो प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर हो गई। इसमें क्या होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स
फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। तो आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि एग्रीकल्चर में हम जो जानवर होते हैं उनको जब पालने का काम करते हैं, जैसे फ़िश होती है, फ़िश को लोग पालते हैं, ठीक है, गायों को पालते हैं, बकरियों को पालते हैं, तो इन सब को भी हम लाइफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, जानवरों को हम जब पालते हैं उसको भी हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही इंक्लूड करते हैं। पूरे वर्ल्ड में 50% जो लोग हैं, यानी आधे लोग कम से कम, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। और जो इंडिया की पॉपुलेशन के 2/3 पीपल हैं वो अभी भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं, यानी कि वो उसी काम में लगे हुए हैं। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो हमें जब खेती करनी है तो हमें क्या चाहिए, अपना जो खेती के लायक जो फसल हम उगाना चाहते हैं वो जिस मौसम में उगती है, जिस तरह की मिट्टी में वो पैदा होती है, उस तरह की फेवरेबल कंडीशन हमें चाहिए, ठीक है। तो जो टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट, ये जो दोनों चीज़ें हमारे को इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी हैं। और लैंड, जिस लैंड पर हम क्रॉप को उगाने वाले हैं, ठीक है, उसको हम एरेबल लैंड बोलते हैं, यानी कि खेती योग्य ज़मीन जिस पर खेती की जा सकती है। In the map, you can see the agricultural activities concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist। यानी कि देखिए जो यहाँ ग्रीन ग्रीन पार्ट आपको इसमें मैप में नज़र आ रहा है, यहाँ पर सब खेती की जाती है, और इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट भी ऐसा है कि खेती की जा सके और सॉइल भी फेवरेबल होती है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन आपको शो किया गया ये एरेबल लैंड है, यानी कि खेती योग्य ज़मीन है, ये सारी यहाँ पर खेती होती है। अब ये कुछ पार्ट्स आपको बताए गए, जैसे एग्रीकल्चर है, तो कल्चर तो सब में कॉमन है, और एग्रीकल्चर यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑन द सॉइल। इस तरह की जो साइंस है और एक कला, एक तरह की कला है ये भी, क्योंकि इसमें भी हर कोई नहीं कर सकता, इसको आप प्रैक्टिस से सीखते हैं, अच्छे तरीके से करना, आपको कुछ टेक्निक्स पता होती हैं साइंस की तरह। तो आप सॉइल के अंदर जब कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं और या जानवरों को पालते हैं, तो ये फार्मिंग कहलाती है, यानी एग्रीकल्चर में ये आता है। सीरीकल्चर क्या होता है, जो रेशम के कीड़े होते हैं जो रेशम बनाते हैं, यानी सिल्क का कपड़ा जिससे बनता है, वो सिल्क वॉर्म्स बनाते हैं, उनको पालना, उसको बोलते हैं सीरीकल्चर। और ये एक तरीके से फार्मर की इनकम को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। एक खेती भी कर रहा है साथ में, वो सीरीकल्चर भी कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी इनकम डबल हो जाती है। अब है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब है फ़िश को पालना, ठीक है। फिशेस जितनी होती हैं उनको पालते हैं टैंक्स में, पॉन्ड्स में, और उनको बेचकर वो इनकम अपनी जनरेट करते हैं। अब है विटीकल्चर, जिसमें ग्रेप्स को उगाया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, और ये खाने के लिए नहीं, ये बेचने के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए जब ये उगाए जाते हैं तो इसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। आपने ये सब नाम कॉमनली सुने होंगे, इनका डिफरेंस आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब है ये फार्म सिस्टम क्या होता है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज ए सिस्टम, एक तरीके का सिस्टम ही है। सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें कुछ एक्टिविटीज़ है जो आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इस तरीके से दिस इज़ अ सिस्टम। तो इम्पॉर्टेंट इनपुट्स, तो किसी भी चीज़ को जब हम कुछ नई चीज़ बनाने वाले होते हैं तो हमें उसमें कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ती है, तब जाकर कोई नई चीज़ बनती है। तो वो इनपुट्स क्या होते हैं, वो सीड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स, मशीनरी एंड लेबर। लेबर क्या होता है, जो लोग काम करेंगे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऑपरेशंस इन्वॉल्व उसमें क्या क्या होते हैं, प्लोइंग आपको पता है, हल चलाते हैं, सोइंग बीजों को बोते हैं, इरिगेशन पानी देते हैं, वीडिंग मतलब कुछ जो झाड़ियाँ होती हैं उनको निकालते हैं, और हार्वेस्टिंग यानी काटते हैं जब फसल पक जाती है। तो जो आउटपुट्स है, आउटपुट्स मतलब जो रिज़ल्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं वो क्या निकलेंगे, वो होंगे क्रॉप्स बन सकती हैं उससे, या वुल यानी कि ऊन, डेयरी यानी कि दूध निकल सकता है। अगर हमने जानवरों को पाला है तो पोल्ट्री यानी कि जो हम जो चिकन्स पालते हैं, जिससे हमें जैसे कि आप कहते हैं ना चिकन खाते हैं लोग, तो वो मिल सकता है, ठीक है। अब है टाइप ऑफ फार्मिंग के भी यानी खेती के भी कितने तरीके होते हैं। फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। फार्मिंग को पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीक़ों से यूज़ किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस। तो जियोग्राफिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है ये सब, और किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो हम चीज़ें उगा रहे हैं, जो प्रोड्यूस हम उगा रहे हैं, क्रॉप उगा रहे हैं, उसकी डिमांड कितनी है, और लेबर कितना सस्ता है, यानी लोग जो काम करेंगे वो कितने सस्ते या महंगे हैं, और जो टेक्नोलॉजी का लेवल है, यानी कि टेक्नोलॉजी भी उतनी हाई क्लास है कि नहीं है, या हम थोड़ी सी प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी ही यूज़ करके फार्मिंग कर रहे हैं।
तो फार्मिंग कैन बी क्लासीफाइड इन सब सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम फार्मिंग को दो टाइप के में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो दोनों का फ़र्क जान लेते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ये उस टाइप की फार्मिंग होती है कि जो कि हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए, फार्मर क्या होता है, अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए ही वो फार्मिंग करता है। ट्रेडिशनली इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत लो होता है और जो घर के लोग ही होते हैं वही लेबर का काम करते हैं और प्रोड्यूस उगाते हैं बहुत छोटा सा, मतलब बहुत कम अमाउंट में, वो कम मात्रा में, क्वांटिटी में प्रोड्यूस को उगाते हैं। और सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो उसको हम आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस में क्या होता है, जो फार्मर होता है वो एक छोटा सा उसका लैंड होता है, प्लॉट होता है, उसमें वो सिंपल टूल्स यूज़ करता है और लेबर ज़्यादा यूज़ करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, लेबर ज़्यादा, टूल्स सिंपल। और क्लाइमेट जो होता है वो ज़्यादातर दिनों के लिए विद सनशाइन, धूप होती है, फर्टाइल सॉइल्स और जो होती है वहाँ की, उससे एक क्रॉप से ज़्यादा एनुअली वो उगा लेता है एक ही प्लॉट पर। ठीक है, राइस मेन क्रॉप्स होता है इस तरह की फार्मिंग में, और जो बाकी क्रॉप्स वो उगाते हैं वो होते हैं वीट, मेज़, पल्सेस और ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सबसिस्टेंस जो एग्रीकल्चर है वो प्रिवेलेंट है, यानी कि कहाँ पर ज़्यादा होती है, वो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ठीक है, और मॉनसून रीजन्स में, जैसे साउथ में, साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ जो राइस एक ऐसी क्रॉप है जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो राइस वहाँ पर मेन क्रॉप होती है और उसके साथ साथ में ये बाकी क्रॉप्स भी उगाई जा सकती है। अब है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब प्रिमिटिव में क्या होता है, इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, यानी नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन अब क्या होता है, ये इस तरह की जगह पर उगाई जाती है जहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं, ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, इस तरह की जगहों में जहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं वहाँ पर इस तरह की फार्मिंग होती है। ये वो एरियाज़ है जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और फिर जो वेजिटेशन जो एक बार ख़त्म हुआ वो दोबारा से जल्दी से उग जाता है। एक प्लॉट ऑफ लैंड को हम पहले क्लियर करते हैं, जंगल को काटते हैं, ठीक है, और ट्रीज़ को काटने के बाद उनको जला देते हैं। जो उसकी राख होती है फिर उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं और वहाँ पर किस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है, मेज़, यान और पोटैटोज़, कसावा, इस तरह की जगह पर उगाई जाती है। जब सॉइल की फर्टिलिटी लूज़ हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है, तो लैंड को छोड़ दिया जाता है कि अब ये लैंड बेकार हो गई, अब इसको छोड़ देते हैं। और कल्टीवेटर क्या करता है, एक नए प्लॉट पर, नई जगह पर जाता है और फिर वापस से वही प्रोसेस दोबारा से करता है। तो इस तरह से शिफ्ट करता रहता है वो अपनी कल्टीवेशन को। इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न, क्योंकि उसमें जलाया, उस जगह को जलाते भी हैं, जो ट्रीज़ को काटते हैं और जगह को साफ़ करने के लिए पहले से उनको ट्रीज़ को काट के जला भी देते हैं, इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नाउ कम्स नोमैडिक हर्डिंग। इसमें क्या होता है, इसमें सेमी एरिड, यानी कि जहाँ पानी थोड़ा कम पाया जाता है, जैसे सहारा जो डेजर्ट है वहाँ के रीजन में, सेंट्रल एशिया में, और इंडिया के भी कुछ पार्ट है जहाँ पे कम पानी होता है, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में। इस टाइप की फार्मिंग में जो हर्ड्समैन होते हैं, जो कि जैसे कि पूरी ग्रुपिंग है जानवरों की, वो हर्ड्स में चलते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने एनिमल्स को ले जाते हैं और उनको खिलाने के लिए, चारा खिलाने के लिए, ठीक है, और उनको पानी पिलाने के लिए। और वो एक डिफाइंड, उनका रूट्स पहले से डिसाइडेड होता है, उस पर ही चलते हैं। इस टाइप की जो मूवमेंट होती है ये किस वजह से होती है, क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स की वजह से और टेरेन की वजह से, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट इतना सूखा है, वहाँ पानी भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उनको अपने जानवरों को ले जाना ही पड़ता है। और जगह भी ऐसी है। शीप, कैमल, याक और गोड्स ये मोस्ट कॉमनली पाले जाते हैं और ये क्या करते हैं, मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, वुल, हाइड्स यानी स्किन, और बाकी प्रोडक्ट्स भी देते हैं अपने हर्डर्स को और उनकी फैमिलीज़ को। नाउ कम्स कमर्शियल फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को उगाया जाता है और एनिमल्स को पाला जाता है मार्केट में बेचने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अभी सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या था, फार्मर अपनी फैमिली की ही नीड्स पूरे करने के लिए करता था, लेकिन अब कमर्शियल फार्मिंग में क्या करता है कि मार्केट में बेचने के लिए वो ये क्रॉप्स को उगाएगा। जो एरिया वो कल्टीवेट करता है और जो कैपिटल यानी कि पैसे को जो वो यूज़ करता है वो
ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। ज़्यादा एरिया में होता है ये कल्टीवेशन, और पैसा भी बहुत लगता है। ज़्यादातर वर्क मशीन से होता है क्योंकि एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए मशीन से ज़्यादा काम होता है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, उसमें कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब हम इनके बारे में जानते हैं क्या क्या डिफरेंस है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्रॉप्स को उगाया जाता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, जैसे वीट, मेज़, ये कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स मतलब अनाज है। तो मेजर एरियाज़ जहाँ पर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वहाँ टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। ये जो एरियाज़ हैं ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी कि जनसंख्या थोड़ी कम है, कहीं कहीं बिखरी हुई है। और लार्ज फार्म्स जो होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स तक फैले हुए होते हैं। और जो यहाँ सीवियर विंटर्स, जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसकी वजह से ग्रोइंग सीज़न बहुत कम होता है, मतलब फसल बहुत कम समय पर उगाई जा सकती है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जा सकती है, सिर्फ यहाँ के वेदर की, क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है उसमें लैंड को यूज़ करते हैं फूड और फॉडर क्रॉप्स, मतलब एक क्रॉप फूड वाली हो गई जो खा सकते हैं, और एक फॉडर यानी कि जो जानवरों को चारा खिलाने के लिए यूज़ की जा सकती है, ठीक है। इसको हम यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में देख सकते हैं। अब प्लांटेशंस क्या होती है, ये इस तरह की कमर्शियल फार्मिंग होती है जहाँ पर सिंगल क्रॉप, जैसे टी, जैसे कहते हैं ना चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन, ये सब उगाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है और पैसा भी बहुत चाहिए होता है। जो इसमें से प्रोड्यूस होता है वो उसे हम प्रोसेस कर सकते हैं या तो फार्म के अंदर ही या पास की फैक्ट्रियों में ले जाकर। डेवलपमेंट जो है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का बहुत ज़रूरी है इस तरह की फार्मिंग के लिए। अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है तो ये आप करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप फैक्ट्रीज तक नहीं ले जा पाएंगे अपने प्रोडक्ट को। तो मेजर प्लांटेशंस जो होते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ही पाए जाते हैं वर्ल्ड के। रबर मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, और इंडिया में टी, श्रीलंका में भी टी, ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ। पीछे हमारे कुछ बॉक्सेस में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, उसको भी पढ़ लेते हैं। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको हम वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी देख सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग बोलते हैं, मेक्सिको में मिल्पा, ब्राज़ील में रोका, मलेशिया में लदांग। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऑर्गेनिक फार्म भी एक तरह की फार्मिंग है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक यानी कि जो जैविक खाद होती है और नेचुरल पेस्टिसाइड्स, मतलब कुछ भी केमिकल्स नहीं डलते हैं इसमें, वो केमिकल्स का यूज़ नहीं होता, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी नहीं होती, इससे क्रॉप्स की यील्ड बढ़ाई जाती है, ठीक है। अब हम मेजर क्रॉप्स पे आते हैं। देखिए जैसे ये बनाना प्लांटेशन है, यहाँ पर बनाना ही बनाना है, ठीक है। अब आता है मेजर क्रॉप्स। लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। क्रॉप्स क्या करती हैं, रॉ मटेरियल्स का काम भी करती हैं कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर उनका रॉ मटेरियल ही एग्रीकल्चर वाली चीज़ होती है। जैसे कि बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में हमको आटा चाहिए, आटा कहाँ से मिलेगा, गेहूँ से मिलेगा। तो गेहूँ क्या है, एक एग्री प्रोडक्ट है। मेजर फूड क्रॉप्स जैसे वीट, राइस, मेज़ और ये मिलेट्स ये होते हैं। जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स होती हैं, यानी कि ये कपड़ा बनाने में यूज़ की जाती हैं। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स यानी कि जो हम टी और कॉफ़ी वगैरह पीते हैं उसकी भी खेती की जाती है। पहला है राइस। राइस एक मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड में। ये एक स्टेपल डाइट है। स्टेपल मतलब जो हम उस डेली खाते हैं एक तरीके से। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में स्टेपल डाइट है। राइस जो होती है उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल चाहिए। तो अब आपको पता है कि इस तरह की जो वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ही इस तरह का क्लाइमेट मिलता है। सॉइल कैसे चाहिए, एल्यूवियल क्लेई सॉइल जो कि पानी को होल्ड करके रख सके, पानी की क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है इसमें। चाइना इसमें इसके प्रोडक्शन में लीड करता है। सेकंड नंबर पे है इंडिया, फिर जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, क्योंकि इसमें यहाँ पर राइस के साथ साथ 2 या 3 क्रॉप्स और उगाई जा सकती है, जाती भी हैं। और वीट अब आता है। वीट में क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा हार्श, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा सर्दी नहीं, और रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए ग्रोइंग सीजन में, और सनशाइन चाहिए काटने के टाइम। और ये सबसे ज़्यादा कब बढ़ती है, जब वेल ड्रेन लोमी सॉइल में। और वीट एक्सटेंसिवली यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में ये उगाया जाता है। इंडिया में ये विंटर में उगाया जाता है। अब है मिलेट्स, ठीक है। ये मोटा ग्रेन है, ठीक है, और ये
थोड़ी सी कम फर्टाइल मिट्टी में भी उगाया जा सकता है, सैंडी सॉइल्स में। और ये हार्डी क्रॉप है जिसमें कम रेनफॉल चाहिए और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, एडिक्वेट रेनफॉल चाहिए। ज्वार, बाजरा, रागी ये इंडिया में उगाए जाते हैं। बाकी कंट्रीज़ हैं नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। अब है मेज़। मेज़ को क्या चाहिए? मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल चाहिए, बहुत सारी सनशाइन चाहिए। इसमें भी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स चाहिए। मेज़ नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में उगाया जाता है। कॉटन, कॉटन क्या होता है? उसमें हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल, रेनफॉल लाइट चलती है, हल्की चलती है। 2000 और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि कोई भी बर्फ़ ना पड़े, और ब्राइट सनशाइन इसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। ये बेस्ट उगती है ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल्स में। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। और ये एक रॉ मटेरियल का काम करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। आपको पता है ना, कॉटन के क्लोथ्स बनाए जाते हैं। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। गोल्डन फाइबर का मतलब क्या है? ये गोल्डन कलर का होता है थोड़ा। इसमें ये एल्यूवियल सॉइल में अच्छे से उग पाता है और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ये क्रॉप ट्रॉपिकल एरियाज़ में, क्योंकि ये सारा टेम्परेचर मिलता ही ट्रॉपिक एरियाज़ में, ठीक है, तो आप अपने आप से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। तो इंडिया, बांग्लादेश ये एग्जांपल्स हैं, लीडिंग एग्जांपल्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं जूट के। नाउ कम्स कॉफ़ी। कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, बहुत वेल ड्रेन लोमी सॉइल चाहिए। हिल स्लोप्स बहुत सूटेबल होते हैं इसकी ग्रोथ के लिए। तो ब्राज़ील में इस तरह की टेरेन है, तो लीडिंग प्रोड्यूसर है। उसके बाद आता है कोलंबिया और इंडिया। टी तो टी के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, ठीक है ना। टी इतनी फेमस है, हम सुबह उठते हैं तो टी चाहिए हमें, और पूरे दिन किसी न किसी वजह से टी चलती ही रहती है। टी एक ऐसा बेवरेज है जो कि प्लांटेशंस में उगाया जाता है। इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए, पूरे साल होते रहने चाहिए, और इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी हल्की जो पत्तियां उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्ट पढ़ते हुए चलते हैं। डू यू नो मेज़ जो है वो एक, आपको ये जो भुट्टा नहीं खाते हैं वो भी है। उसको हम ये भी इस तरह के कॉर्न के रूप में भी जानते हैं। जो कलरफुल वैरायटीज़ मेज़ की हैं वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कलर्स की मिलती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये भी है कि अलग अलग वर्जन्स हैं डिस्कवरी की, कॉफ़ी की डिस्कवरी के बारे में। अबाउट 850 AD में काल्दी एन अरब गोट हर्डर, वो क्या था, हु वाज पजल्ड बाय द क्वियर एंटिक्स ऑफ दिस फ्लॉक एंड टेस्टेड द बेरीज। वो क्या किया, अपने फ्लॉक्स को ले गया, जाते जाते उसको कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ मिल गई और वो उनको टेस्ट करने लग गया। एवरग्रीन ब्रुश ऑन द विच द गोट्स वर फीडिंग, जो उसकी गोट्स खा रही थी उसने टेस्ट किया, और उसको एक्सपीरियंस करने के बाद उसे बहुत आनंद का अनुभव हुआ, और फिर उसको पता लगा कि ये कॉफ़ी का प्लांट था। उसने कॉफ़ी को टेस्ट किया था। अब है ये लोमी सॉइल्स, जेंटल स्लोप्स पर उगाई जाती है। चाय, लेबर जो होती है वो बहुत ज़्यादा चाहिए लीव्स को पिक करने के लिए, लीव्स को तोड़ने के लिए। देखते हैं ना हम, चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं औरतें। केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस करते हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। अब है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसे एफर्ट्स जिससे कि फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके, जिससे कि ग्रोइंग नीड्स, जो ग्रोइंग डिमांड है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो डिमांड बढ़ती जा रही है उसको पूरा करने के लिए हमें क्रॉप्स भी तो ज़्यादा मात्रा में उगानी है। उसको पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिससे कि हम क्रॉप जिस पे हम फसल उगाते हैं उस एरिया को बढ़ा सकते हैं, और जो पहले से एरिया है उसमें ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हैं। मतलब कई तरीके की इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम बढ़ा सकते हैं, और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर सकते हैं, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ कर सकते हैं। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी, यानी कि हम एग्रीकल्चर जो हाथों से करते हैं लोग, उसको मशीनों का यूज़ करके करेंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस पैदा होगा। तो इससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इंश्योर हम कर सकते हैं। अल्टीमेट एम क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का? कि हम फूड सिक्योरिटी, यानी सब कोई भी भूखा ना रहे, सब लोगों को खाना मिले सफिशेंट, इसका ये एक एम है। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो लार्ज पॉपुलेशन उनमें होती है, वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खेती होती है वहाँ पर। क्रॉप्स स्मॉल होल्डिंग्स पर लोग अपने लिए करते हैं कि हमें अपना
खाने को मिल जाए, बस सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। लार्जर होल्डिंग्स वो सुटेबल होती है कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में। तो विद द हेल्प ऑफ द 2 केसेस स्टडीज़ इन द फार्म, एक इंडिया का हम केस लेंगे और दूसरा यूएसए का लेंगे, हम समझते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में किस टाइप की फार्मिंग होती है और डेवलप्ड कंट्रीज़ में किस टाइप की फार्मिंग होती है। अब एक फार्म लेते हैं हम इंडिया का। एक स्मॉल विलेज है आदिलाबाद में, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। उसमें मुन्ना लाल एक स्मॉल फार्मर है और उसके पास कितनी फार्मलैंड है, 1.5 हेक्टेयर्स। उसका जो घर है वो गांव में ही है। और उसने क्या ख़रीदा है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स। उसने बीज खरीदे मार्केट से, हर एक साल छोड़ के एक साल पे वो ख़रीदता है। उसकी लैंड फर्टाइल है और एक से ज़्यादा यानी 2 क्रॉप्स उगा लेती है एक साल में। और नॉर्मली वीट या और राइस वो उगाता है या दाल। ठीक है, फार्मर क्या करता है, वो किसकी एडवाइस लेता है, अपने फ्रेंड्स की, बड़ों की और गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की, कि वो फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या क्या और कैसे कैसे कर सकता है। वो एक ट्रैक्टर उसने रेंट पे लेता है अपने हल चलाने के लिए। और कुछ उसके फ्रेंड्स वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करते हैं, जैसे कि बैलों का यूज़ करते हैं प्लोइंग के लिए। और उस एक ट्यूबवेल भी है उसके फील्ड के पास, जिससे वो पानी लेकर इरीगेट करता है अपने फील्ड को। मुन्ना लाल क्या करता है, उसके पास 2 बफेलोज़ हैं, कुछ हेंस है यानी कि मुर्गियां हैं। और वो क्या करता है, मिल्क बेचता है कोऑपरेटिव स्टोर में, जो कि उसके टाउन के पास ही है। वो एक मेंबर भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो उसको एडवाइस करती है कि किस टाइप का फॉडर उसे यानी चारा खिलाना चाहिए एनिमल्स को, और सेफ्टी मेजर्स, जिससे कि वो उनकी अपने जानवरों की हेल्थ को प्रोटेक्ट भी कर सके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी करवा सके। और जो मेंबर्स हैं उसकी फैमिली के, वो उसकी हेल्प करते हैं कई सारी फार्म एक्टिविटीज़ में। कई बार क्या होता है कि वो उधार भी ले लेता है बैंक से और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जिससे कि वो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यानी कि अच्छे वाले सीड्स जिससे ज़्यादा प्रोड्यूस हो उनको खरीद सके और औजार खरीद सके। वो उस अपने प्रोड्यूस को क्या करता है, मंडी में बेचता है अपने पास के टाउन में। उस जो ज़्यादातर क्या है, फार्मर्स उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती नहीं है, तो उनको क्या करता है, जैसे फसल कटती है फटाफट से मार्केट में ले जाके वो बेचना ही पड़ता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। उसे स्टोर करने के लिए तो कुछ है नहीं उसके पास। आजकल क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ उनके लिए प्रोवाइड करवाने के लिए। अब हम आते हैं यूएसए के फार्म के बारे में। यहाँ एवरेज साइज़ ही यूएसए का काफ़ी बड़ा होता है कि इंडियन फार्म से। टिपिकल फार्म साइज़ यूएसए का होता है 250 हेक्टेयर्स। फार्मर्स जनरली क्या करते हैं, अपने फार्म में ही रहते हैं। कुछ मेजर क्रॉप्स वो उगाते हैं, कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन, शुगर बीट। जो होरान, ये एक फार्मर है मिडवेस्ट यूएसए में। उसने लोवा स्टेट में एक 300 हेक्टेयर का लैंड खरीदा हुआ है। वो कॉर्न उगाता है उस फील्ड पर और अपनी मिट्टी और वहाँ की मिट्टी और वाटर रिसोर्सेज को मेकिंग श्योर मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप उनका अरेंजमेंट करता है। एडिक्वेट मेजर्स वो लेता है कि वहाँ पर कोई कीड़े ना लगे, उसकी फसल को ख़राब ना करें। टाइम टू टाइम क्या करता है, वो सॉइल के सैंपल्स भेजता रहता है टेस्टिंग लेबोरेटरी में कि उसकी सॉइल ठीक है कि नहीं, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर है कि नहीं सफिशिएंट मात्रा में। तो जो रिज़ल्ट है उससे जो होरान को हेल्प मिलती है कि वो साइंटिफिक फर्टिलाइज़र्स प्रोग्राम कर सके, जिस न्यूट्रिशन की कमी है उसका फर्टिलाइज़र उसमें डाल सके। और कंप्यूटर लिंक है उसके सैटेलाइट से, जो कि उसको प्रिसाइज पिक्चर देता है उसके फील्ड की। इससे क्या होता है कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करता है और पेस्टिसाइड्स को जहाँ जहाँ ज़रूरी है। ट्रैक्टर्स को, सीड ड्रिल्स को, लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सारी मशीनें वो यूज़ करता है अपने एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, अपनी वो स्टोरेज की भी उसके पास व्यवस्था है। और डिस्पैच करता है वो मार्केट एजेंसीज़ को। फार्मर जो यूएसए में है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, ना कि एक जो इंडिया में पीजेंट है उसकी तरह। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो देश डेवलपिंग है तो वहाँ पर किस टाइप की खेती होती है, और जो डेवलप्ड यानी यूएसए कंट्री है वहाँ पर किस टाइप की खेती होती है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये कुछ बेसिस थे जो एग्रीकल्चर के बारे में आपको समझने बहुत ज़रूरी थे। तो अब आपको ये चैप्टर आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। आती हूँ मैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।